हेलो स्टूडेंट, साइंस विषय के अंतर्गत चैप्टर 2 में आज हम अध्ययन करेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था मिश्रण किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं और कोलाइड विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रण जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, चाहे उनकी मात्रा समान हो या असमान, उनको मिश्रण कहा जाता है। और मिश्रण को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी जिन पदार्थों को हमने मिलाया है उनको हम अलग कर सकते हैं। अगला हमने देखा था निलंबन क्या होता है। तो निलंबन एक ऐसा विलायक है जिसमें विलय के कण पूरी तरह से घुलते नहीं हैं और विलायक में विलय के कण आसानी से तैरते हुए हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, कोलाइड विलयन क्या है? कोलाइड विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलायक में विलय का मिश्रण समांगी हो जाता है और विलायक में विलय के कण हमको दिखाई नहीं देते, यानी ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं या मिलाए गए विलयन पूरी तरह से एक दूसरे में समांगी रूप से मिल जाता है। तो कोलाइड विलयन के कणों को हम नहीं देख सकते हैं, निलंबन के कणों को हम देख सकते हैं। और जो मिश्रण है, तो मिश्रण को हम भौतिक विधियों से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी मिश्रण में अगर कोई घटक मिले हुए हों तो उनको हम किस तरह से मिश्रण से अलग कर सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण हमने देखा था कि नमक में जब सोडियम क्लोराइड अगर मिला हुआ हो तो उसको आसवन की विधि द्वारा, क्योंकि नमक में साधारण नमक जो कि सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड में मान लो अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसाधर भी कहते हैं, तो अगर वो मिल जाए तो देखने में दोनों समान लगते हैं, तो उनको हम देख के तो पृथक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आसवन विधि है, आसवन विधि में जब हम गर्म करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl जिसको हम नौसाधर कहते हैं, तो ये क्या करता है कि ठोस से सीधे द्रव में बदलता है। तो आश्रित होकर पृथककारी कीप जो होती है वहाँ वाष्प के रूप में जमा हो जाता है। तो इस तरह से हम इनके तत्वों को अलग कर सकते हैं। इसलिए और हमने देखा था कि वायु में मिश्रित अन्य घटकों को यानी अन्य गैसों को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, तो इसको भी आसवन विधि के द्वारा अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ये देखा था कि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कि मान लो जैसे काली डाई है, डाई में नीली स्याही का नीले रंग का मिल जाना, तो उनको हम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इन सब की विधियां बच्चों हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के रासायनिक गुणों वाले कणों से मिलकर जो वस्तु बनती है, समान रासायनिक गुण वाले कणों से मिलकर जो वस्तु बनती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बच्चों पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ किन किन रूपों में पाए जाते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ एक समान रासायनिक गुणों वाले कणों से मिलकर बनते हैं। अब ये पदार्थ किन किन रूपों में पाए जाते हैं, तो पहला यहाँ लिखा हुआ है तत्व। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है यौगिक, यानी पदार्थ दो रूपों में पाए जाते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है तत्व। तत्व यानी किसी पदार्थ का मूलभूत रूप जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी किसी पदार्थ का वह आधारभूत कण होता है। तत्व किसी पदार्थ का वह आधारभूत कण होता है जिसे हम किसी भी विधि द्वारा और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि तत्व किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जिसको हम और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, यानी किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण। तो बच्चों तत्वों से ही क्या बनते हैं? तत्व यानी परमाणु। जैसे किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। परमाणु को अविभाजित होता है और इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो उसी तरह से तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और इसको हम और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब तत्व किन किन रूपों में पाया जाता है? ठीक है, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको हम तत्व कह सकते हैं? तो बच्चों आप अपने रसोई घर में देखते हो, रसोई घर में भिन्न प्रकार की धातुएं हैं। उसमें एल्यूमिनियम भी है, लोहा भी है, स्टील भी है, तांबा भी है, कांसा भी है, चांदी भी है, ऐसी सारी धातुएं हैं। ठीक है, तो
तत्व धातुओं के रूप में भी पाए जाते हैं, अधातु के रूप में भी पाए जाते हैं और उपधातुओं के रूप में भी पाए जाते हैं। धातु, अधातु, उपधातु। तो धातुएं तो बच्चों हमने देखी हुई है हमारे रसोई घर में, और जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, पीतल है, कांसा है, एल्यूमिनियम है, ये सारी धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, चमक होता है, जिनमें वजन होती है या जिनमें ध्वनिकता पाई जाती है। ध्वनिकता से क्या मतलब है, जैसे बर्तन जब आपस में टकराते हैं तो हमको उनकी ध्वनि सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती, और चमक पाई जाती है। कोई भी बर्तन जब नया आता है तो बहुत चमकीला दिखता है। यह हमारे जो आभूषण होते हैं, सोने चांदी के आभूषण, तो नए में वो बहुत ज़्यादा चमक देते हैं। और बाद में ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके इन पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो बाद में धीरे धीरे धूमिल हो जाते हैं। ठीक है, तो धातुएं चमकीली होती हैं, धातुओं में वजन होता है, धातुओं में ध्वनिकता पाई जाती है, धातुएं ठोस होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये धातु के रूप में पाए जाते हैं तत्व, और अधातु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अधातु यानी जिनमें धातु का गुण ना पाया जाए वो अधातु में होता है। तो जैसे कि गैसें हैं, तरह तरह की गैसें हैं। ऑक्सीजन है जो कि हम श्वसन के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है या अन्य तरह की गैसें हैं, तो ये अधातु कहलाती हैं। ठीक है, और एक तीसरा पदार्थ है उपधातु, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं। ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको उपधातु बोला जाता है। तो उपधातु है जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आदि वस्तुओं को उपधातु बोला जाता है। तो बच्चों ये तत्व कहलाते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ दो रूपों में पाया जाता है, एक तो तत्व के रूप में पाया जाता है और एक यौगिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो तत्वों के प्रकार हमने देख लिए कि धातु अधातु और उपधातु के रूप में तत्व पाए जाते हैं। अब बच्चों अगला हम देख रहे हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो हमने अभी देखा था मिश्रण, कि हमने दो तीन पदार्थों को आपस में मिला दिया तो वो मिश्रण हो गया, और हम चाहें तो मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक क्या है, यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बना है। यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जो जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बना है, उन अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल ही भिन्न होता है। यानी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हो, जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उससे जो नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ के गुण अपने मिलाए गए पदार्थों से बिल्कुल कैसे होते हैं, ये देखो यहाँ भिन्न लिखा हुआ है। भिन्न यानी बिल्कुल अलग गुणों वाला पदार्थ बनता है, तो उसको यौगिक कहा जाता है। तो यौगिक का उदाहरण हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि जल जो बनता है, तो जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के सहयोग से बनता है। लेकिन यहाँ गैसें हैं, गैसें आपस में सहयोग कर रही हैं। ठीक है, तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। लेकिन आप देख सकते हो कि जल जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बना है, अवयवी तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 भाग हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे 2H2, ये हो गया हाइड्रोजन 2 भाग प्लस 1 भाग ऑक्सीजन O2, तो इनको मिलाने से जल बनता है 2H2O। पर आप जल के गुणों का और इनके अवयवी तत्व यानी हाइड्रोजन के गुणों का जब आप अध्ययन करोगे तो जल के गुण इनके अवयवी तत्व के गुणों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें होती हैं, और गैसों को मिलाने से क्या बन जाता है, द्रव बनता है। लेकिन यौगिक में जब अवयवी तत्वों की एक निश्चित मात्रा को मिलाया जाता है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ हाइड्रोजन का 2 भाग नहीं लिया होता, हाइड्रोजन के 2 भाग नहीं लिए होते और इसका 1 भाग नहीं लिया होता,
तो हमको जल प्राप्त नहीं होता। तो यौगिक जो बनते हैं वो अवयवी तत्वों की निश्चित मात्रा में मिलाने के बाद ही बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि जल जो बनता है वो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। लेकिन जल के गुण अवयवी तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैसें जब निश्चित मात्रा में मिलती हैं तो ये जल का निर्माण करती हैं। लेकिन हम यहाँ हाइड्रोजन गैस के गुण देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस रूप में होती है, ये हल्की होती है और हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ये खाद के काम में आती है और इसका उपयोग अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग। जबकि जल हाइड्रोजन के गुणों से बिल्कुल ही अलग होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो जल के गुण ना तो हाइड्रोजन से मिल रहे हैं और ना ही यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कैसी होती है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, ये आग को बढ़ाती है, आग को फैलाती है। और जबकि जो जल होता है, जल क्या करता है, आग को बुझाता है। ठीक है, तो इस तरह से यौगिक क्या कहलाता है, यौगिक उसे कहते हैं जिसके गुण अवयवी तत्वों से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ यौगिक और तत्व के बारे में अध्ययन किया। अब हम कुछ ऐसे गुणों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि मिश्रण और यौगिक जिसमें अलग अलग यानी इनके गुणों में अंतर हम देख रहे हैं कि मिश्रण और यौगिक में कौन कौन से अंतर होते हैं। ठीक है, तो जब हम किन्हीं तत्वों को या किन्हीं पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। ठीक है, लेकिन तत्व जब विशेष अनुपात में क्रिया करते हैं, विशेष अनुपात में सहयोग करते हैं, तब वो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और मिश्रण जो होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी मिश्रण में अवयवी तत्वों की मात्रा का अनुपात हम घटा बढ़ा सकते हैं। जबकि यौगिक जो बनता है तो यौगिक एक अवयवी तत्वों को निश्चित मात्रा में मिलाने के बाद ही बनता है। ठीक है, और मिश्रण जो है, मिश्रण मिलाए गए तत्वों के गुणों को दर्शाता है, यानी मिश्रण में जिन वस्तुओं को हमने मिलाया है तो इससे जो उत्पाद बनेगा उसमें सारे गुण अवयवी तत्वों के होते हैं। जबकि यौगिक अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, और घटकों को भौतिक विधियों द्वारा या अन्य रासायनिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। किसमें, मिश्रण में। मिश्रण में जो घटक होते हैं तो उनको भौतिक विधि के द्वारा या अन्य रासायनिक विधियों के द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। जबकि जो यौगिक होता है तो यौगिक को रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसको भौतिक विधि द्वारा या सामान्य रासायनिक विधियों के द्वारा इसको हम पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस अध्याय में हमने पदार्थों की जानकारी ली, मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, तो समांगी का एक तो मतलब ये होता है कि जब अवयवी तत्वों की मात्रा को समान मात्रा में लिया जाए, समान भाग लिए जाए, एक वो होता है। दूसरा समांगी मिश्रण ये होता है कि दोनों पदार्थ एक दूसरे में आपस में मिल जाए। तो हमने विलयन देखा, मिश्रण देखा, तत्व देखे, पदार्थ देखे, यौगिक देखे, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया। विलयन को हमने देखा कि विलयन में कितने प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन और एक होता है अति संतृप्त विलयन। संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त किसे कहते हैं, संतृप्त जब विलायक में विलेय की मात्रा निश्चित अनुपात में हो, विलायक में विलेय की मात्रा जब निश्चित अनुपात में होती है तो वो कहलाता है संतृप्त। और असंतृप्त किसे कहते हैं, जब विलायक अधिक है यानी जिसमें घोलना है, विलायक अधिक है और विलेय यानी मान लो जैसे हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत में मान लो हमने 2 गिलास पानी ले लिया और उसमें आधी चम्मच हमने चीनी डाली,
तो वो कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा असंतृप्त। उसमें चीनी की मात्रा कम रह गई, आवश्यकता से कम रह गई, तो वो कहलाएगा असंतृप्त। और संतृप्त क्या कहलाएगा? जब हमने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दी शरबत बनाने के लिए, 1 गिलास पानी में हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो वो कहलाएगा संतृप्त, यानी एक निश्चित मात्रा हमने घोल दी, हमें उसका अंदाज पता है, निश्चित मात्रा हमने घोल दी। तो संतृप्त यानी एक निश्चित मात्रा, असंतृप्त यानी आवश्यकता से कम मात्रा। और तीसरा बच्चों हम देख रहे हैं अति संतृप्त। तो ये अति संतृप्त क्या होता है? अति संतृप्त, अति संतृप्त का मतलब होता है कि मान लो हम शरबत बनाने के लिए शरबत के लिए हमने क्या किया कि 1 गिलास पानी में मान लो हमने 5 चम्मच चीनी घोल दी, तो ये क्या हो गई? ये आवश्यकता से अधिक मात्रा घोल दी। तो जब आवश्यकता से अधिक मात्रा घोली जाती है तो उसे अति संतृप्त बोला जाता है, और जब आवश्यकता से बहुत कम मात्रा घोली जाती है उसे असंतृप्त बोला जाता है, और जब बिल्कुल निश्चित अनुपात में कोई मात्रा घोली जाती है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने तत्व यौगिक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन, पदार्थ, ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमने इस अध्याय के अंतर्गत ली।